नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं की जो आरोह बुक है उसका कृष्णा सोबती द्वारा लिखित मियां नसीरुद्दीन पाठ का सारांश सीखेंगे। ठीक है बेटा, क्या नाम है पाठ का? मियां नसीरुद्दीन। ठीक है, लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती। अब इस वाले जो पाठ है इसमें वर्णन एक ऐसे व्यक्ति का किया गया है जो खानदानी नानबाई के नाम से प्रसिद्ध है, या नानबाइयों का मसीहा भी जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो लेखिका उनके पास जाती हैं, यानी एक बार अचानक से वहां से गुजरी, दोपहरी का समय था, जामा मस्जिद के पास एक मटिया महल है। ठीक है, वहां के गढ़ैया मोहल्ले से लेखिका गुजरती हैं और उन्होंने एक अंधेरी से में एक दुकान देखी। लेखिका ने नजर घुमाई तो एक अंधेरी सी दुकान थी जिसमें बहुत सारा आटे का ढेर सान कर रखा हुआ था, माने आटा सान कर रखा हुआ था जो ढेर रूप में था। अब लेखिका को लगा हो सकता है कोई सेवइयां बना रहा होगा, क्योंकि इतने आटे की रोटियां कौन खाता है, तो उसे लगा कि कोई सेवइयां बना रहा होगा। लेकिन जब उसने पता किया, पूछा, तो पता चला कि यह खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो लेखिका ने जब आटे का ढेर देखा, सोचा सेवइयां बना रहा होगा, तो पता किया किसी से, क्या पता चला? किसकी दुकान है? मियां नसीरुद्दीन की है। कौन? खानदानी नानबाई के नाम से वो प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं। अब यह बात जानकर लेखिका उनकी दुकान में चली गई। ठीक है, अब मियां नसीरुद्दीन क्यों प्रसिद्ध हैं मसीहा के रूप में? क्योंकि वो 56 किस्म की रोटी बनाना जानते हैं। ठीक है, रोटियों के प्रकार हैं, यानी 56 प्रकार की वो रोटियां बना सकते हैं, इसीलिए वो नानबाइयों के मसीहा कहलाते हैं। अब जो मियाँ जी थे वो चारपाई पर बैठे हुए थे। ठीक है, बीड़ी पी रहे थे, चेहरा मानो उनका पका हुआ था और आंखों में मानो भोलापन था। ठीक है, ये ऐसा जो उनकी विशेषताएं हैं नसीरुद्दीन की, ये है कि लेखिका उनकी दुकान में जाती हैं और अंदर देखती हैं कि जो मियाँ जी हैं वो चारपाई पर बैठे हैं, बीड़ी सुलगाई हुई है, बीड़ी पी रहे हैं। उनका जो चेहरा है वह पका हुआ है, मानो मौसमों की मार झेलकर, यानी दुख की मार झेल करके चेहरा थपेड़ के कारण पका हुआ है और आंखों में भोलापन है। ठीक है बेटा, भोलापन मतलब जैसे बच्चों की आंखें होती हैं भोली भाली, और मानो पेशानी पर मजे कारीगर के तेवर हैं उनके। तेवर जानते हो? जैसे किसी का एटीट्यूड बोलते हैं तो वो कैसा है कि जैसे किसी पत्थर पर घिसकर मान लो एक धार बना लेते हैं, तो ऐसे ही उसके मानो कारीगरी में घिस घिस कर तेवर हो गए थे, यानी अपने आप में वह पूर्ण रूप से सबल थे कि वह जो चाहे बना सकते हैं, जिस भी चीज को चाहे बहुत अच्छा कर सकते हैं, और उन्हें विश्वास है कि उनसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता। तो ऐसे तेवर वाले थे। अब उन्हें लगा लेखिका को देखकर कि कोई ग्राहक होगा, तो वो उनको लगा कि कोई ग्राहक है, वो पूछने लगे कि क्या चाहिए, तो बोले चाहिए कुछ नहीं, हमें आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं, तो क्या आप हमारे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं? तो प्रश्न पूछने के लिए फिर उन्होंने क्या किया, मानो पंचहजारी अंदाज में सिर हिलाया। ठीक है, पंचहजारी अंदाज समझते हो कि जो पहले कभी 5000 सेनाओं का जो सेनापति हुआ करता था उसको बोलते हैं, उसके एटीट्यूड को, उसके व्यवहार को पंचहजारी बोलते हैं। तो ऐसे ही मानो उसी अंदाज में मियाँ ने सर हिलाया और बोले कि निकाल लेंगे वक्त, अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो चलो थोड़ा वक्त आपके लिए निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन साथ में ही वो उनसे पूछने लगते हैं लेखिका से कि कहीं आप अखबार नवीस तो नहीं? अखबार नवीस जो अखबार वाले होते हैं, तो अखबार नवीस के बारे में वो क्यों जानकारी लेते हैं? क्योंकि मियाँ जी अखबार वालों को निठल्ला मानते हैं, दोनों को ही मानते हैं, अखबार पढ़ने वाले को भी और अखबार छापने वाले को भी, वो दोनों को निठल्ला समझते हैं। उनकी नजर में वो सोचते हैं कि इनके पास कोई काम धाम नहीं है, इसलिए फालतू लोगों की जो चर्चाएं हैं, जो कथाएं, उनमें घुसे रहते हैं, अपने पैर घुसाते हैं और उनको छापते हैं और दुनिया को दिखाते हैं, मानो जैसे ये इनके पास ये बेगारा काम है, तो इसीलिए वो अखबार वालों से बचते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते। अब लेखिका ने सवाल पूछा कि मियाँ ने, आपने ये जो इल्म है, इल्म माने ज्ञान, यह कहाँ से सीखा? कौन सा ज्ञान? रोटियां बनाने वाला ज्ञान।
तो मियाँ जी से पूछती हैं कि आपने ये रोटियों बनाने वाला 56 प्रकार की जो रोटियां आप बनाते हो उसका इल्म ज्ञान कहाँ से सीखा। तो मियाँ ने जवाब दिया, ठीक है, जवाब में कहा कि कहाँ से सीखेंगे, यानी ऐसा थोड़ा ही है कि किसी भी रोटियों को सीखने के लिए, बनाना सीखने के लिए कि मीना साज के पास जाएंगे या फिर जो जूते वाले हैं उनके पास जाएंगे या सुनार हैं उनके पास जाएंगे, कहाँ से सीखेंगे। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि हमारा खानदानी पेशा है, हमारे घर वाले शुरू से ही ये काम करते आए हैं, तो वहीं से हमने अपना ये ज्ञान सीखा है। तो वो बता भी देते हैं कि वालिद उस्ताद से। वालिद कौन है? जो उनके पिता हैं। तो वो कहते हैं उस्ताद के रूप में, गुरु के रूप में कौन रहे हैं? मेरे वालिद यानी पिता। ठीक है, अब जब तक पिता थे तब तक पिता ठिए पर बैठते थे, उनसे हम ज्ञान लेते थे, सीखते थे। अब पिता नहीं रहे तो उनके ठिए पर हम बैठ गए, यानी पिता स्वर्गवासी हो गए हैं तो उनके ठिए पर, उनके स्थान पर, पद पर कौन बैठने लगे? मियां नसीरुद्दीन। ठीक है, यानी अब उस दुकान के मालिक वो हो गए हैं। अब वो कहते हैं कि जो मेरे वालिद थे, अब वो कहते हैं खानदानी नानभाई के नाम से हम लोग जाने जाते हैं कि खानदानी कैसे हैं कि मेरे जो वालिद हैं, जो पिता हैं, वो बरकत शाही नानभाई के नाम से जाने जाते हैं, और जो मेरे दादा हैं, ठीक है, वो दादा आला नानभाई मियां कल्लन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, दोनों बातें समझ गए कि जो पिता हैं वो तो बरकत शाही नानभाई के नाम से प्रसिद्ध हैं, और जो दादा हैं वो आला नानभाई मियां कल्लन के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। तो फिर वो पूछती है लेखिका, तो ठीक है ये बात तो सही है, लेकिन काम करने का जो हुनर है वह आपने कहाँ से पाया? ठीक है, तो वो फिर जवाब देते हैं कि कहीं ऐसा है क्या कि काम करने का हुनर, मान लो कि अगर हम क्या नहीं करते, अगर हम भट्टी में आग लगाना नहीं सीखते, भट्टी बनाना नहीं सीखते, बर्तन धोना नहीं सीखते, तो क्या खानदानी नानभाई बन जाते, यानी नानभाइयों के मसीहा कहलाते? ऐसा नहीं है, किसी भी चीज को सीढ़ियों से ही सीखना पड़ता है, यानी एक के बाद एक ही चीज है। तो कहते हैं काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। बात समझ में आ गई? मियाँ जी क्या कहते हैं कि काम को कैसे सीखा जाता है? करने से सीखा जाता है, कि जब तक हम उस काम को करेंगे नहीं वह नहीं आएगा। नसीहतें माने सीख, शिक्षा, ज्ञान, भले ही हमने उसका कितना भी बटोर रखा हो, यानी किसी भी चीज को जब तक प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक हमें वह करना नहीं आएगा। तो प्रैक्टिकल से मतलब काम करने से है। तो मियाँ जी ऐसा मानते हैं कि काम करने से आता है, नसीहत से नहीं आता, शिक्षा से नहीं आता, दूसरे के बताने से नहीं आता। ठीक है, तो गुरु की तरह शिष्य क्या करते हैं कि मान लो गुरु ने बोला ए तो शिष्य भी ए बोलेगा, अलिफ बे, ऐसे उनके उर्दू वाले जो शब्द हैं, यानी जो गुरु कहता है वही शिष्य भी कहता रहता है। ठीक है, लेकिन कहने मात्र से वह बड़ा नहीं बन जाता। कब बड़ा बनता है? जब गुरु का हाथ शिष्य के सर पे आता है, तो मानो जो शागिर्द है, जो चेला है, वह परवान चढ़ने लगता है, यानी ऊंचाइयां छूने लगता है। कि ऐसे तो आप देख लो, ये छोटा सा ही एग्जांपल है कि क्लास में सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, एक टीचर पढ़ाता है, सारे पढ़ते हैं, लेकिन एक 100% वाला होता है और एक फेल वाला होता है। तो क्या फेल वाले को पढ़ाया नहीं, लेकिन उसने इग्नोर किया, इसलिए उसे कुछ नहीं आया। 100 वाले को इसलिए आया, उसने रेस्पेक्ट देकर पढ़ा, यानी वो मानता है गुरु ने जो बताया वो ठीक है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि शागिर्द कब परवान चढ़ता है, कब ऊंचाइयां छूता है? जब गुरु का हाथ उसके सर पर होता है, यानी शिष्य के सर पर होता है। ऐसा मानते हैं मियाँ जी नसीरुद्दीन। फिर वो क्या करते हैं? दूसरों से बातें करने में लग जाते हैं, यानी थोड़ा लेखिका को इग्नोर करते हैं। गली में से कोई गुजरे, उन्हीं को आवाज लगा के बोलने लगे, हाँ भैया आज तूने लड़की को रोटी लेने के लिए, नान लेने के लिए नहीं भेजा, यानी इसी तरह से अपने आप को बिजी दिखाते हैं कि मैं बहुत व्यस्त हूँ और आपके लिए मैंने अब बड़ा कीमती समय जैसे निकाला है। ऐसा प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं मियाँ नसीरुद्दीन। फिर उनसे लेखिका फिर वापस पूछती हैं कि आपने सीधे सीधे नहीं बताया कि ये जो हुनर है ये आपको कैसे आया। अब वो कहते हैं एक बात बता दीजिए कि एक बच्चा है, उसको स्कूल में भर्ती कर दिया, उसने ना कच्ची सीखी ना पक्की सीखी ना पहली सीखी और वो पहुंच गया दूसरी क्लास में। तो अब बताओ जरा उन 3 जमातों का क्या हुआ? जमात माने कक्षा। तो अब लेखिका सोच में पड़ गई कि हाँ भाई क्या हुआ। तब तक वो फिर दूसरी बातों में लग जाते हैं। अब लेखिका फिर पूछती है
कि उन 3 जमातों का क्या हुआ ये तो बता दो। तो वही वो कहना चाहेंगे कि किसी भी चीज को क्रमवार सीखा जाता है, यानी गुरु बनने से पहले, यानी ठिए पर बैठने से पहले, नानबाइयों का मसीहा बनने से पहले, या 56 प्रकार की रोटियां सीखने से पहले बर्तन भी मांजने पड़ते हैं, भट्टी भी बनानी पड़ती है, भट्टी में आग लगानी भी पड़ती है, और आटा भी गूंथना पड़ता है, यानी ये सब काम सीखने पड़ते हैं। उसके बाद जाकर रोटियां बनानी आती हैं। ये बात समझ गए? ठीक है। तो सीधे हुनर नहीं आता, बल्कि हुनर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों से गुजरना पड़ता है। यहां तक समझ गए? अब वो कहते हैं कि तालीम की तालीम बड़ी चीज होती है। तालीम की तालीम, तालीम माने शिक्षा। अब शिक्षा के लिए दी गई जो शिक्षा है, यानी ज्ञान किस चीज का है? रोटी बनाने का। अब उसके लिए जो दिया गया ज्ञान है वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन से ज्ञान से? जो आप सीख रहे हैं, उसके लिए जो दी गई शिक्षा है, तालीम है, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो नहीं दी जाएगी तो ऊपर वाला ज्ञान जिसे आप लेने बैठे हैं वो आपको कभी नहीं आएगा। तो ऐसा मानते हैं मियां नजीरुद्दीन। फिर वो दूसरे नानबाई की चर्चा करने लगती हैं। लेखिका पूछती हैं कि क्या इधर कोई और भी प्रसिद्ध नानबाई हैं? तो यह बात सुनकर मियां जी को थोड़ा गुस्सा आता है, क्रोधी हो जाते हैं, और वो आंखें तरेर कर बोलते हैं मानो कि नानबाई तो बहुत है, यानी रोटियां बनाने वाले तो बहुत हैं, मगर खानदानी नहीं है। समझ में आ गए कि रोटियां बनाने वाले बहुत हैं लेकिन खानदानी नहीं है। हमारा तो खानदानी पेशा है। ठीक है। तो वो कहते खानदानी पेशा है, पुराने जमाने से चला आ रहा है, तो कभी ना कभी किसी राजा के दरबार में, किसी राज्य में, किसी राजा के लिए तो कुछ बनाया होगा। तो वो फिर जिक्र करते हैं बादशाह का। तो वो कहते हैं हाँ, कभी बादशाह सलामत ने हमारे दादा परदादा से ये बोला था कि कोई ऐसी चीज बनाकर खिलाओ जो ना आग से बनी हो ना पानी से बनी हो। तो तब हमारे दादा परदादा ने उनको वह चीज बनाकर खिलाई भी, और बादशाह सलामत ने सराही भी। सराहना माने प्रशंसा करना। ठीक है बेटा। तो वो क्या कर सकते हैं कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी बना सकता है। कुएं में रोटी बनाना माने अभाव में भी अपने कार्य को पूर्णता दे सकता है, अपने कार्य में वह कुशल हो सकता है। तो फिर लेखिका क्या करती है? बादशाह का नाम पूछने लग जाती है। तो वो बोलते हैं बादशाह का नाम बता तो दिया। बादशाह सलामत बोले नहीं, नाम बताइए। तो बोलते हैं कि क्या पूछोगे नाम? बादशाह यानी बहादुर शाह जफर बादशाह के लिए बोला है। और वैसे भी अगर बार बार आप नाम ही पूछ रहे हो तो आपको कौन सा चिट्ठी और पत्री भेजनी है उनके लिए? अगर पूरा एड्रेस लेके जाना है या उनके नाम का कोई रोका देना है आपको, तो नाम से क्या लेना? ठीक है। उसी बीच में वो क्या करते हैं, जो बब्बन मियाँ हैं उनके यहीं पर काम करने वाले, वो उनको आदेश देने लगते हैं भट्टी सुलगाने का, यानी अपना काम शुरू कीजिए। यानी कुल मिला के लेखिका से वो जैसे बोर हो गए हैं, उसके सवालों का जवाब वो नहीं देना चाहते। ठीक है, क्योंकि वो बातों को कुरेदने में लगी हुई है। वो फिर पूछती है अगर आप बादशाह का नाम बता देते तो हम वक्त को मिला लेते। तो फिर कहते हैं मियाँ जी कि वक्त को वक्त मतलब वक्त को किसी ने आज तक वक्त से मिलाया है क्या? यानी आज तक ऐसा समय आया है कि आप उसको समय से मिला सके? यानी जो समय गुजर जाता है वह वापस कभी नहीं आता। तो यह कहना चाहते हैं मियाँ नजीरुद्दीन। फिर वो बोलते हैं अपने बबन जो था उनके यहाँ पर मजदूर, उसको आदेश उन्होंने दे ही दिया था। तो लेखिका पूछती हैं ये कौन है जिनको आप आदेश दे रहे हैं, क्या ये आपके मजदूर हैं? वो बोले खाली मजदूर ही नहीं है, मैं इनको मजदूरी देता हूँ। मजदूरी के रूप में 2 रुपए मन आटा गूंथने के पैसे, कितना? 2 रुपए मन, और जो मैदा है उसका 4 रुपए मन देता हूँ। यानी फ्री में मैं इनसे काम नहीं कराता, मैं इनको पैसे देता हूँ। अब मियाँ जी बहुत देर से लेखिका से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इधर उधर की बातों में वो अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं और बहुत लंबी गहरी सांस लेकर फिर वो कहते हैं कि पहले थे लोग जो खाने की कद्र किया करते थे, कद्रदान होते थे, समझते थे कि हाँ किसने बनाया और कैसे बनाया, बड़े मन से बनाया, तारीफ करते थे। लेकिन आज क्या है? तंदूर से निकाली और हजम, यानी आज कीमत खत्म हो गई है। लोग क्या सोचते हैं कि जैसे मानो पैसे देकर कोई चीज खरीदी है, उसकी तारीफ करना, वाहवाही करना कोई पसंद नहीं करता। यानी लोग इतने व्यस्त हो गए हैं
उन्हें दो शब्द किसी के लिए कहने मात्र के लिए भी संकोच करना पड़ता है। तो कहते हैं आज के लोग, यानी तंदूर से रोटी निकली, पेट में गई और हजम, ये ही नहीं पता कैसी बनी थी, क्या था, किसने बनाया, नहीं बनाया, लेकिन पहले थे जो खाते थे और सराहते थे। तो आज तो अच्छा हो तो भी वही कीमत रखता है और बुरा हो तो भी वही कीमत रखता है। यानी आज वाले समय से पहले वाला समय बहुत अच्छा था, तभी लोगों में अच्छे और बुरे की फर्क होती थी। आज के समय में व्यस्तता होने के कारण लोग उन बातों पर ध्यान ही नहीं देते। ठीक है, तो ये था मियां नसीरुद्दीन पाठ का सारांश जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, इस बात समझ में आ गई आपको, कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया है। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मैं आपको बताऊंगी बेटा जी, लेकिन उसके लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।